दिख रहा है सबको क्या? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? हाँ जी मैम। थोड़ा सा नीचे कर लो, थोड़ा सा। हाँ, ऐसे ऐसे, यस। ठीक है। अब वर्चुअल का पेज निकालो आप, तो वर्चुअल दिखाई देगा ना, यहाँ पे वर्चुअल जो बना हुआ है ना? अब ये मान के चलो कि 20वां साल किसी बच्चे का, आपको 20वें साल की पत्री बनानी है ना? 20वें साल की पत्री बनानी है। हाँ, कुछ मामला गड़बड़ है। आपको मुझे दिख रहा है? चलो, मिल गया। चलो, ये आपकी लगन कुंडली है। ये आपकी वर्षफल की कुंडली है ना? लगन कुंडली में मान के चलिए कि आपके ग्रह जहां भी बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये है आपकी लगन कुंडली, है ना? ये है आपकी लगन कुंडली। इसमें किसी की भी पत्नी कहीं भी बैठी हुई है, में कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हुआ है। जब आप वर्षफल की कुंडली बनाओगे, मान लो कि 25वें साल की कुंडली में बना रही हूँ, 25वें साल का ये वर्षफल है, इसको समझना कि कैसे ये बनेगा। ये 25वें साल का वर्षफल है। अब 25th रनिंग ईयर में देखा कि 25वें साल में पहले घर का ग्रह जो है वो पहले घर में ही आएगा, मतलब यहाँ जो भी ग्रह बैठा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा। कोई पत्री भेजता तो बनाऊं क्या, कि अपनी ही बना दूं? अपनी पत्री बना दूं क्या मैं? बना दो मैम। हाँ, है ना? जैसे मान लो कि बना मेरा दो, जो, नहीं तो हाँ वो, मैं एक मैं दे देती हूँ उसके बाद एक। चलो हम्म। चलो, हाँ ये मैं बना देती हूँ। मेरा सूर्य बुध लगन में है, गुरु 2 में है, यहाँ मैम शुक्र थोड़ा बैठा है। सा कैमरा एडजस्ट कर दो। है ना? हाँ। अब दिख रहा अब है? ठीक है। ये शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ मंगल बैठा हुआ है, यहाँ केतु बैठा हुआ है, और यहाँ चंद्र और शनि बैठा है, यहाँ पे राहु बैठा हुआ है। ठीक है। अब मेरा जो है, ये मान के चलो, अगर 25th ईयर में मेरी पत्री बनेगी, तो किसी की भी पत्री हो 25th ईयर में, मेरे लगन का ग्रह जो है वो लगन में ही जाएगा, यानी सूर्य बुध जो है ये लगन में ही जाएगा। लगन का ग्रह लगन में जाएगा। सेकंड हाउस का ग्रह, 25th रनिंग में सेकंड हाउस का ग्रह जो है वो 6th हाउस में जाएगा, यानी कि अगर सेकंड हाउस में गुरु है तो ये 6th हाउस में गुरु यहाँ बैठ जाएगा। उसके बाद थर्ड हाउस का ग्रह जो है वो 10th हाउस में जाएगा, यानी कि शुक्र जो है थर्ड हाउस में है, तो ये शुक्र जो है वो 10th हाउस में चला गया। थर्ड, फोर्थ का फोर्थ का जो है वो थर्ड में आ गया। फोर्थ का थर्ड में आ गया, यानी कि मंगल जो है वो 3 में चला गया। मंगल 3 में चला गया। फिफ्थ का फिफ्थ का ग्रह जो है वो सेकंड में गया, तो फिफ्थ का केतु जो है वो, फिफ्थ का केतु सेकंड में, यानी कि सेकंड हाउस में
केतु चला गया। फिफ्थ का सिक्स्थ में गया, सिक्स्थ में कोई ग्रह नहीं है तो इसको देखना नहीं है, सेवेंथ में कोई ग्रह नहीं है तो देखना नहीं है, एट्थ में कोई ग्रह नहीं है तो देखना नहीं है, नाइन्थ में कोई ग्रह नहीं है तो देखना नहीं है। टेंथ हाउस का ग्रह जो है वो 25th रनिंग में जो है वो फिफ्थ में गया है, यानी कि टेंथ हाउस का जो चंद्र शनि है वो यहाँ चला है फिफ्थ में। ठीक है। उसके बाद 11th हाउस का जो राहु है वो ट्वेल्थ में चला गया। ये राहु 11th का, ये ट्वेल्थ में चला गया। ट्वेल्थ में कोई ग्रह नहीं था जो कि रनिंग ईयर में नाइन्थ में जाता। ये एज इट इज, अब ये पूरी पत्री बन गई वर्षफल की। अब मुझे ये बताना था कि ये तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा ना, ये बनाना सबको आता हाँ मैम। है ना, इसमें हाँ तो कोई जी मैम। दिक्कत ही नहीं है। अब इसको जो है, इसको रुको मैं इसको correct कर- अब ये जब ये वर्ष फल है इसको आप चेक कैसे करोगे? ये वर्ष फल बन गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास जब कोई आएगा तो आप इसको चेक कैसे करोगे कि किस मंथ में क्या होगा, किस मंथ में कौन सी चीज क्या काम करेगी, मतलब क्या रिजल्ट आएगा। सिंपल सी बात है। ये जो लाल किताब कहती है वो हिंदी महीनों से हमें पढ़ना पड़ता है, हिंदी महीनों से हमें पढ़ना पड़ता है। अब मैं अपने इधर से बाकी चीजों को, पत्तियां को लगाना बताऊंगी। देखो, हिंदी महीने मैंने लिख के दे दिए हैं। जो लगन का ग्रह है, जो लगन का ग्रह है वो कब एक्टिवेट होगा? शुरुआत के महीने में ही एक्टिवेट हो जाएगा। यानी ये चेक करना पड़ता है कि हमारा वर्षफल जो है हमारे लगन कुंडली के कौन से महीने से स्टार्ट होगा। मेरा जन्म जो है वो जुलाई का है, तो हो सकता है कि जुलाई के लगते ही हमें पहले घर के ग्रह का असर मिल जाए, या जैसा कि लाल किताब कहती है, मतलब इस बुक में लिखा हुआ है कि आपको पहले महीने का असर जो है वो बैसाख के महीने में मिलेगा। वैशाख का महीना कौन सा होता है पता है ना? 14 अप्रैल से लेकर के 12, 13, 14 अप्रैल से लेकर के अप्रैल से लेके मई तक, है ना? यही होता है ना? हाँ, यही होता है ना? 13 अप्रैल से हम्म। कब तक मैम? मई तक बोला है ना? नहीं नहीं, मार्च से अप्रैल तक मैम। अच्छा अच्छा। हाँ, फर्स्ट हाउस में जो भी ग्रह बैठेगा वो 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में असर देगा। ये जो मैंने डाला है ना, ये मान के चलो कि फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th। ये इस तरीके से महीनों का असर आप चेक करोगे। साथ में दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ऐसे खाली जो मैं बता दूंगी उस पर नहीं होगा, उसको भी देखना सीखो। वही चीज मैं बता रही हूँ कि कब क्या असर करेगा। अब जैसे मान लो कि मेरा 25वें साल में सूर्य बुध लगन का जो है वो लगन में ही आ गया, तो मुझे जुलाई में ही, मतलब मेरा बर्थ 1 जुलाई को है, तो मुझे 25वें साल की शुरुआत के जुलाई में ही सूर्य बुध के लगन का असर मिल गया होगा। ठीक है। दूसरी चीज हमें ये देखनी होती है कि मान लो सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठा हुआ है उसका असर हमें ज्येष्ठ के महीने में, यानी कि दूसरे महीने में मिलेगा। ज्येष्ठ के महीने में मिलेगा, ऐसा हिंदी का महीना देखना पड़ेगा। ये चीज आपको जिसकी पत्री में लगाएंगे उससे आपको पूछना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? कभी कभी क्या होता है कि या तो ये हिंदी महीनों में असर करता है, या फिर जब वर्षफल चेंज होता है
उस महीने से काउंट करते हैं। जैसे मान लो कि मेरा तो सूर्य बुध लगन में बैठा था, लगन का लगन में चला गया। दूसरी पत्री का एग्जाम्पल लेंगे कि अगर जो बुक में दिया हुआ, अब यहां आ जाओ, बुक में पढ़ो, बुक से पढ़ा के यहां से समझाती हूँ। एग्जाम्पल इसमें भी दिए हैं। जैसे मान लो कि दिया हुआ है एक मिसाल के तौर पे कि किसी शख्स की उम्र का 25वां साल जारी है और चंद्र जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 में बैठा हुआ है। यानी कि अगर जो है किसी बंदे की जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 में बैठा हुआ है चंद्रमा, किसी की जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 में बैठा है चंद्रमा, और उसका रनिंग ईयर क्या है, 25वां साल, तो इसका असर देखने के लिए ये कह रहे हैं कि 25 में 3 से डिवाइड कर देंगे। यानी 25 लिखेंगे और 3 इधर लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। इसका असर क्या आएगा? चलो एक दूसरी को ये भी बता दो। जैसे मान लो किसी की पत्री है, जैसे इसमें मिसाल के तौर पे दिया है, किसी की पत्री है, उसका रनिंग ईयर जो है वो 25वां साल चल रहा है और उसका चंद्रमा 3 में बैठा हुआ है। चंद्रमा उसका 3 में बैठा हुआ है, और मान लो कि अगला बंदा आपके पास पूछने के लिए आया कि मेरी माँ का क्या होगा या मेरे धन का क्या होगा, या इस टाइप से चंद्रमा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने आए, तो आपको क्या करना है, 3 इधर लिखना है, 25 इधर लिख देना है। यहाँ पे 1 बचा है ना? तो ये चंद्रमा जो है, इसको जो है आप देखोगे कि ये चंद्रमा को यहाँ बैठा करके रिजल्ट दोगे आप। एक तरीका ये भी है देखने का। जैसे मान लो किसी का कोई भी ग्रह, मैंने बुक में चंद्रमा दिया था इसलिए मैंने चंद्रमा लिखा, कोई भी ग्रह, अगर मान लो कि कोई भी ग्रह, जैसे ये चंद्रमा दिया हुआ है, यहाँ शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र शुक्र का है, मान लो शादी का देखना है आपको, तो शुक्र 25वां साल उसका दिखा है, ये थर्ड में जो है शुक्र बैठा हुआ है, 3 से डिवाइड करोगे 1, यानी शुक्र को लगन में बैठा के देख लो। सिंपल सी बात है। हर ग्रह को उसके हाउस में बैठे होने के साथ में आप रिजल्ट ड्रॉ करके देख सकते हो। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ हो में गई आई? मैम। है ना? हम्म। हम्म। समझ में आई? ये बुक से ही मैं करवा रही हूँ, जानबूझ करके बुक से ही करवा रही हूँ। हाँ। मैम एक बार रिपीट करो इसको जो आपने जैसे अभी जैसे मान बताया। लीजिए आपका कोई भी रनिंग ईयर, जैसे आप बुक निकालो, हम्म 217 पेज निकालो, ठीक है, इसमें हाँ, लिखा है, जबरदस्त टेक्निक है। हाँ, बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा जबरदस्त। ये बुक में लिया हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा आज बुक से करवाऊंगी मैं, कि क्या मैम मसलन 3 किसी, वाला और किसी से बताएं ना आप, मतलब 3 वाला तो बुक में दिया है, जैसे 6 से बताएं, 12 से बताएं, कहीं का दूसरा घेरे लेके, ये तो वो इसको क्या है मैं कि क्यों बताऊं, ये मैं नहीं बताऊंगी, मैं ये बता रही हूँ कि मान लीजिए 3 में चंद्र लिखा हुआ है, 4 में कोई ग्रह है, 4 में कोई भी हाँ, ग्रह बैठा हुआ है, और उस तो बंदे भी का जो है वो 25 पच्चीसवां का साल नहीं, 28वां साल चल रहा है, 32वां साल चल रहा है, उससे डिवाइड करके देखे ना, उससे डिवाइड कैलकुलेट करके कर ले देखे। मैम, वो हम्म, आएगा वही व्हाट्सएप वाला ही। हाँ, अभी दूसरा भी बताती हूँ, अभी इसके 2-3 तरीके बता, मैं नहीं बताती हूँ, बुक में दिया हुआ वही पढ़ के आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये टेक्निक है, बिना पढ़ाए नहीं समझ में आएगी, किताब कितनी भी पास में रहे तो कैसे। लिखा है साहब, मैम मसलन किसी शख्स की उम्र जो है 25वां साल जारी है और चंद्र जन्म कुंडली के खाना नंबर 3 में बैठा है,
25 के हिस्सा को 3 पर तकसीम किया तो बाकी बचा 1, यानी इस टेवे का चंद्र जो नंबर 3 का जन्म कुंडली में था, उम्र के 25वें साल वही असर दे रहा होगा जो बामुजिब फलादेश चंद्र खाना नंबर 1 में दिया है। इसी तरह ही सभी ग्रहों का हाल देखें, साफ लिखा है, इसी तरीके से सभी ग्रहों का हाल देखें। अब आपने जैसे मान लीजिए मैंने ये भी दिखाया ना कि मान लीजिए चंद्र जो है वो 3 में बैठा था, आपको लग्न का असर दे रहा है क्योंकि उसमें 1 आया उसका वो, तो आप 1 देखें। मान लीजिए किसी का जो है कोई भी ग्रह जो है वो 8वें में बैठा हुआ है, तो 8 से उसकी एज को डिवाइड करें और उस हाउस को चेक करें। अगर मान लीजिए कि जैसे ये एक अगला और भी दिया हुआ है कि जन्म कुंडली में सूर्य है खाना नंबर 11 में और उम्र का 52वां वर्ष चल रहा है, तो इसी 52 के हिस्से को 11 पर तकसीम किया तो बाकी बचे 8। अब 52वां साल उम्र में सूरज खाना नंबर 8 में गिना जाएगा। बाकी ग्रह बदस्तूर जैसे कि वो जन्म कुंडली में हो रख कर सूर्य की मुतल्लिका चीजों का असर देखा जाएगा। इसी तरह हर एक ग्रह का हाल सालावार देखते जाएंगे। ख्याल रहे, जिस ग्रह के मुतल्लिका चीजों का हाल देखना है सिर्फ उसी ग्रह को घुमाएंगे। मेरी बात को पकड़िए कि सिर्फ उस ग्रह, जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास आता है, वो शुक्र की प्रॉब्लम लेके आया, चंद्र की प्रॉब्लम लेकर आया, सूर्य की प्रॉब्लम लेकर आया, बृहस्पति की प्रॉब्लम लेकर आया, शनि की प्रॉब्लम, राहु के, तो किसकी वो प्रॉब्लम लेकर के आता है, उसको वर्षफल में निकालने के लिए उसके रनिंग ईयर से उस हाउस में बैठे हुए ग्रह को डिवाइड करें और उसके बाद उसको उसी घर में बैठा करके देखें, आपको उसका रिजल्ट सामने मिल जाएगा। लेकिन आप, पहली चीज तो ये है कि आपको ये पता ही नहीं है कि चंद्र लगन में बैठा है तो उसको रिजल्ट क्या मिलेगा, है ना। अगर आपको ये पता नहीं है तो दिक्कत होगी, क्योंकि चंद्र, मैं बोलती हूँ चंद्र जो है वो 10वें घर में है, मैं बोलती हूँ चंद्र 7वें घर में है, 5वें घर में है, 6ठे घर में है, तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा ना कि चंद्र 6ठे में होगा, 5वें में होगा, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलना समझ में आना चाहिए ना, क्योंकि लगन में चंद्र बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा। चंद्र लगन में आया तो चंद्र लगन में आया तो क्या रिजल्ट देगा, कहने को तो वो तख्त पर आया है, लेकिन वो किसके घर में आया है, सूर्य के घर में और सूर्य और मंगल के। मंगल के। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मन है और बार बार चेंज होने वाला है, उसके हम्म ऊपर सूर्य और मंगल का प्रेशर होगा, हम्म है ना, उसके हम्म ऊपर, कहने को तो वो रानी है, सॉफ्ट ग्रह हम्म है। चंद्रमा के रिगार्डिंग चीजें जो है वो दिक्कत में आएंगी। कहते हैं कि अगर गुरु और चंद्र लगन में आ जाता है वर्षफल में तो हम्म हवा है, गुरु जो है वो हवा है, लगन में आएगा, है तो वो तख्त का राजा, वो ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, ये देगा, वो देगा, लेकिन भाई मंगल और सूर्य के प्रेशर में भी रहेगा, हालांकि उसके मित्र ग्रह हैं, लेकिन हम्म उस चीज को पढ़ने के लिए आपको पूरा गुरु का लगन से लेकर के 12 तक का आपको पता होना चाहिए कि गुरु हम्म लगन में आया तो क्या रिजल्ट देगा, सेकंड में आया तो क्या रिजल्ट देगा, थर्ड में आया तो क्या बोलेगा, फोर्थ में आया हम्म तो क्या बोलेगा। ये चीज आपको बुक से निकाल के पढ़नी पड़ेगी, या आपको जैसे हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुंडलियों पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कोई भी ग्रह किसी हाउस में आता है तो वो क्या बोलेगा। 6, 8, 12 का सबको पता है कि हाँ यहाँ खर्च बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि वो 6ठे का ग्रह 8वें में जाता है या 8वें का ग्रह 6ठे में आता है, तो आपको जो है कोर्ट से केस जितवा देता है। अगर आपने उसके जबरदस्ती उपाय कर दिए तो आप मुसीबत में आ जाओगे। ये नहीं करना कि जब तक परेशानी नहीं आए उपाय नहीं करना चाहिए। ग्रह कहीं भी आए, वो उसको जब तक आप छेड़ोगे नहीं, जब तक उसका कुछ काम गलत करोगे नहीं, उस हाउस के मालिक की चीजों को छेड़ोगे नहीं, तब तक जो है चीजें नहीं गलत होंगी।
और कुछ कुछ ऐसा होता है कि इस हाउस में गया है तो कहीं ना कहीं दिक्कत कर ही देगा। ये भी बात है। ये दो चीज हो गई। अब अब जैसे मान लीजिए कि वर्षफल बन गया, सूर्य जिस भी खाने में बैठेगा, जैसे एक चीज और इसमें भी दिया हुआ है कि जन्म कुंडली के मुताबिक। मैम एक हाँ, क्वेश्चन है, मैम एक क्वेश्चन है, जैसे रनिंग ईयर के हिसाब से सपोज करो उस पर्टिकुलर हाउस में कोई प्लैनेट नहीं आता सपोज वही वही करो, बता तो रही फिर वही मैम क्या? वही हाँ बताए वही उसका बताए बता दो। वही बताए। जैसे मान लो कि जन्म कुंडली के मुताबिक, पहले पहले वो बता दूं फिर दूसरा बताती हूँ। जैसे मान लो कि ग्रह चाल के हिसाब से सूर्य जो है वो लगन कुंडली का चौथे घर में बैठा है, और वो बैठ जाता है 8वें घर में। ठीक है। तो आपके सारे ग्रह, या जो मुश्किल वाले ग्रह हैं, जैसे मान लीजिए कि बुध बुध जाके बैठ गया दूसरे घर में, और सूर्य चौथे घर का बैठ गया 8वें घर में, तो ये मान के चलिए कि जो सेकंड हाउस का बुध है वो 8वें घर में जब सूर्य एक्टिवेट होगा, तब दूसरे घर का बुध जो है आपके, दूसरे घर का बुध होगा ना, तो वो गुरु को खराब करेगा, यानी पिता को दिक्कत करेगा। अगर 8वें घर में सूर्य चला गया तो सेकंड हाउस के बुध यानी कि पिता को दिक्कत कर देगा, उसके पैसे रुपए में, चंद्रयान उसका पैसे रुपए में दिक्कत दे देगा, बीमारी दे देगा, जो कुछ भी आएगा वो दे देगा 8वें घर में। मतलब ये मान के चलो कि सूर्य जिस घर में जाता है, जैसे अभी मेरे पास एक केस आया, कि एग्जाम्पल के लिए ही बता रही हूँ, कि उसका केतु जो है वो दूसरे घर का केतु, या किसी हाउस का केतु था, वो अष्टम में चला गया, और सूर्य बुध कहीं भी बैठा हुआ था वो 5वें घर में चला गया। जो रीजन है वो बता रही हूँ। जैसे ही मैंने देखा अष्टम घर में केतु गया, मैंने उससे पूछा, एक ही चीज पूछी, मैंने बोला कि ये बताओ कि तुम्हारा ट्रांसफर जो है वो पनिशमेंट के तौर पे हुआ? तो बोलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं था, और मैंने ही जो है वो, मतलब अचानक से ही मुझे लोग बोले कि वहां आपके लिए ऑफर आया था तो आप वहां चले जाओ। मैंने बोला नहीं, ये गलत है। तो बोला कि क्यों ऐसा क्या है? मैंने बोला कि आपको नौकरी से, पहली चीज तो सरकारी जॉब थी नहीं आपकी, आपकी प्राइवेट जॉब है, आपको नौकरी से कहीं ना कहीं निकाल दिया गया, और ये बताइए मुझे आपके पैसे कम हुए कि नहीं हुए? उसने, फिर उसको लगा कि हाँ ठीक पूछ रहे हैं। मैंने बोला कि आपके पैसे कितने कम हुए? तो बोला कि मेरे पैसे जो है, फिर नॉर्मल हो गया। फिर उसने बताया कि मैम मैं हैदराबाद में जॉब कर रहा था, और अचानक से ही जो है, मैंने बोला ये बताओ तुम्हारा जन्म है 19 अप्रैल का, मार्च से 19 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक में तुम्हारे ट्रांसफर के डंके बज गए होंगे। बोला कहा मार्च में मुझे 22 तारीख को, 22 मार्च को मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि आप कंपनी छोड़ दो। मतलब सोचो कितना सही। अगर आठवें में गया है केतु, तो 8वें घर का ग्रह कहता है, केतु ही ट्रांसफर करवाता है। केतु लगन में गया है तो कहते हैं कि केतु लगन में गया यानी कि आपका सामान बंधा होगा, लेकिन आप जा नहीं पाएंगे। सेकंड हाउस में केतु जाएगा तो कहा जाता है कि आपकी प्रमोशन भी होगी और आप अपनी इच्छानुसार जगह जाएंगे। केतु चौथे घर में आएगा तो आप कहीं भी देश में रह रहे हो, आपका ट्रांसफर आपके गांव की जगह पर हो जाएगा। उनका चूंकि अष्टम था इसलिए उनको उठा करके निकाल दिया कंपनी से। और उसके बाद वो इधर उधर कितने महीने भटके पता है आपको? अब इनका काम कब बनेगा? इनका काम फिर कब वो एक्टिव होगा? 5वें महीने में, क्योंकि इनका सूर्य बुध 5वें घर में आके, मैंने बोला यहाँ पे नौकरी सूर्य बुध 5वें में, यानी कि आप अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मैंने बोला सितंबर में आप आ गए? बोले हाँ। मैं 20 सितंबर को यहाँ आकर के ज्वाइन कर लिया, और अभी भी लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैंने बोला नेक्स्ट ईयर आपका 9th में जा रहा है, ये मान के चलो कि कहीं आपको अच्छी जगह जॉब मिल भी जाएगी, और आपका ट्रांसफर भी। मुझे और कुछ नहीं देखना पड़ा, मुझे कुछ नहीं देखना पड़ा, और मैं घुस के अंदर पूछ के निकाल भी ली। दूसरी चीज, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? ये समझ आई बात मेरी?
अब लगा के देख पाओगे सारे लोग कि नहीं देख पाओगे? हाँ जी मैम। क्लियर? लेकिन यह है कि ग्रहों को जानना पड़ेगा, तभी इतनी जो है वो तेजी से समझ पाएंगे ना। तेजी से समझ पाने के लिए सारे घर के ग्रहों को समझना भी जरूरी तो वो तुम्हें देखनी है तो बुक जाओ। है ना। चलो, नेक्स्ट है जो आपने पूछा, इसमें इसमें आप आ जाइए 2018 पेज पे। लिखा है जन्म कुंडली के मुताबिक जो घर खाली होंगे उन घरों में वर्षफल के मुताबिक जो ग्रह आएंगे वो अपना मुकर्रर फल इस महीना नंबर में देंगे जिस नंबर में कि सूरज वर्षफल के मुताबिक बैठा है। मसलन नंबर 4 जन्म कुंडली में खाली हो। अब एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल के लिए खाना नंबर 4 आपका खाली है और बामुजिब वर्षफल मंगल 4 में आ जाए, यानी कि आपका एक हाउस खाली है और वहां पर कोई ग्रह आके बैठ जाए, उस साल के वर्षफल के मुताबिक सूरज लगन के खाना नंबर 8 में हो, मतलब तो मंगल चौथे का दिया हुआ फल जन्मदिन से 8वें महीने में जाहिर होगा। वही सेम कंडीशन जो मैंने बोला। मान लीजिए कि आपका कोई खाना खाली है, लगन कुंडली में कोई खाना खाली है, वर्ष फल में उस हाउस में कोई ग्रह आके बैठ जाए और वो अच्छा है या बुरा है। पहली शर्त है ना। पहली शर्त ये है कि वो उस घर में जाके अच्छा है या बुरा है वो चेक करना है। दूसरी चीज ये देखनी है कि वो एक्टिव कब होगा, यानी कि वो आपके जन्मदिन के उस मंथ में एक्टिव होगा जिस मंथ में सूर्य जिस हाउस में बैठा हुआ है। दोनों बातें समझ में आ गई? कविता मैम हाँ जी, समझ आई? आ गई आ गई आ गई। अब आप पत्रियों पे लगाना शुरू करो। मैंने एक एग्जांपल अभी मेरे पास जो केस आया था उसके बारे में भी मैंने बता दिया। अब सामने देखो, इसके आगे मैं बुक में ही पढ़ रही हूँ, बुक का ही पढ़ के बुक का ही समझाऊंगी तो चीजें और भी अच्छे से समझ आएंगी। बाकी तो मैं अपने पास जो था मैंने पिछले दे ही दिया है। वर्ष उम्र के साल का शुरू व आखिर देसी महीनों की तारीख के हिसाब से लेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली और वर्षफल में सूरज का तब्दीली यकम वैशाख से मानी गई है। मैंने बोला ना, वही वैशाख का महीना जो मार्च से लेके अप्रैल तक। अप्रैल तक। बैसाख अंग्रेजी महीनों के हिसाब से कई दफा 11, 12, 13 अप्रैल को भी, 11, 12, 13 अप्रैल नहीं, अब 14, 15, 16, 17 होता है ना। बाज इलाकों में देसी महीनों की पहली तारीख भी ना तो अंग्रेजी तारीखों के ढंग पर हमेशा एक ही दिन आती है और ना ही विक्रमी संवत के महीनों से मिलती है। इसलिए पक्का उसूल यह है कि सूरज की बुनियाद पर इल्म ज्योतिष चलता है और सूरज की तब्दीली यकम बैसाख से खाना नंबर 1 या मेष राशि में की गई है। इसी वजह से बाकी सब महीनों में भी तब्दीली हो सकती है, यानी कि कहीं भी बैठा हुआ है, ये कुछ दिमाग लगाना ही नहीं। सिंपल बता रही हूँ, जैसा मैं चेक करती हूँ 100% रिजल्ट आता है कि जिस भी खाने में सूरज बैठा है आपके जन्मदिन के उस महीने में उस ग्रह का रिजल्ट आपको 100% मिल जाएगा। 1 मिनट मैम, ये लिख लें जन्मदिन के। आपके पास बुक में लिखा तो है? अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। मेरे पास बुक नहीं है ना, यहाँ पे महीने मिल जाएगा, सूरज ठीक है। जिस खाने में बैठा है हाँ वर्षफल हाँ में उस हाँ। महीने में आपके ग्रहों का असर अचानक से मिलना शुरू हो जाएगा। दो तरह से देखते हैं। एक तो देखते हैं लगन की, लगन में कौन सा ग्रह जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, वो वर्षफल में कहाँ गया है, अच्छा गया है या बुरा गया है, वो भी चेक तो करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज ये देखना है कि मान लीजिए कि सूर्य, अब जैसे मैंने अपनी पत्री में दिखाया कि सूर्य लगन में था, 25वें साल में सूर्य लगन में ही आ गया। मैम 1 मिनट, जैसे मेरा शनि शुक्र लगन में है तो मेरे हम्म। इस साल शनि शुक्र 12वें भाव में गया हुआ है। हम्म। हाँ, तो क्या रिजल्ट सूर्य से मतलब? देखना है, शनि शुक्र से मतलब नहीं।
ठीक है, ठीक है। हाँ, सूर्य से सूर्य बुध देखो, वगैरह। सूर्य देखो किस 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 उसमें बैठा है, सूर्य देखो आप। आई थिंक छठे भाव में गए हैं, सूर्य बुध राहु। छठे भाव में है, हम्म। तो छठे की दृष्टि 12वें पे जाती हम्म। है ना। तो हम्म। सूर्य सूर्य का शनि से झगड़ा, यानी कि पैसे रुपए की कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। मतलब अब छठे महीने में देखो, आप छठे महीने में चेक करो, ऐसे नहीं। नहीं, अच्छा अच्छा, बर्थ से। हाँ, नवंबर, बर दिसंबर, जनवरी, मतलब आप फरवरी। आपका जन्मदिन जो हुआ ना, जन्मदिन का मंथ अक्टूबर था गई। मेरे ख्याल से ना आपका। हाँ, अक्टूबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर से अभी छठा महीना आया कहाँ। तो आया ही नहीं ध्यान है। रखना ये चीज, ध्यान रखना ये चीज अब। अच्छा। हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल। अप्रैल अप्रैल में में। आप ध्यान देना, अप्रैल वाला पूरा महीना ध्यान देना, ठीक है। है ना। और ठीक कई है, बार समझ गई। ऐसा होता है कि जैसे ही वर्षफल चालू होता है, आपका जन्मदिन आया नहीं कि लगन में, और दूसरे का ग्रह जो है वो दूसरे महीने में, तीसरे महीने में असर दे देता है। दोनों चीजें देखनी पड़ती है। उसके लिए मतलब आपको साथ में दिमाग लगाना पड़ेगा। हम्म। खाली जैसे मैं बता दी और आपने हम्म। पत्री में नहीं लगाया ना, तो फिर नहीं, काम नहीं करेगा ना। उसको आपको एक दो तीन चार पत्रियों में लगाना पड़ेगा। हर एक ग्रह भी सिर्फ अकेला ही अकेला उसी तरह ही घुमाया जा सकता है। यानी जितने नंबर के खाने में कोई ग्रह जन्म कुंडली में बैठा होवे, देखे कि जिस साल का हाल देखना है वह उम्र का कौन सा साल है, पहली चीज, हम्म। है ना। हम्म। इस उम्र के साल के हिस्से को उस नंबर पर तकसीम करें, यानी कि डिवाइड करें जिसमें कि वो ग्रह बैठा है। बाकी जो हिस्सा बचे उस खाना नंबर में उस साल के जितने साल की उम्र का हाल देखा जा रहा है वह ग्रह असर करता है और बोल रहा होगा, जो मैंने पहले बताया, हाँ, है ना। ठीक है। सिफर सिफर बाकी बचने की हालत में उसी घर का असर दे रहा होगा। यानी कि अगर जीरो बच जाता है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि 52 की हिंसा को 11 पर तकसीम किया तो बाकी बचे 8। अब 52 साल उम्र में सूरज का नंबर 8 में गिना जाएगा और बाकी ग्रह बदस्तूर जैसे कि वह जन्म कुंडली में हो रख कर सूरज की मुतल्लिका चीजों का असर देखा जाएगा। इसी तरह हर एक ग्रह का हाल सालाभर देखते जाएंगे। कितना इजी है। जैसे मैंने अभी लगाया ना कि कौन हम्म। सा ग्रह कहाँ बैठा है और वो हम्म। उसका रनिंग ईयर देखो, एक टेक्निक है ये। अब हम्म। उसमें कुछ तो अपना दिमाग तक नहीं लगाना कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, वो हम्म। वर्षफल में कहाँ आया, है ना। हम्म। उस हम्म। ग्रह को उस रनिंग ईयर से डिवाइड कर दो और उस ग्रह को उस हाउस में बिठाकर देखो कि इसकी स्थिति क्या है और प्रेडिक्ट कर दो। भाई एकदम ये झकास तरीका टेक्निक। ज्यादा इजी है मैम, ज्यादा इजी है ये। मैम जब काम नहीं करता, जब आपकी इच्छा नहीं हो ना देखने की, और हाँ। और बंदे को मुझे बताना भी, ऐसा तो नहीं आप कर सकते ना, क्योंकि हाँ। हमारे पास हाँ। बहुत सारी टेक्निक है हाँ। ना। जब हाँ। आपको चीजें नहीं मिल रही होती है तब आप इसको भी लगाओ, उसको भी लगाओ, उसको भी लगाओ, उसको भी लगाओ। किसी की पत्री नहीं होती, किसी का कोई हम्म। कुछ भी पूछ रहा होता है, उस टाइम पे इन टेक्निक्स को लगाना भारी पड़ता है, मतलब देखना पड़ता है, कई हम्म। टेक्निक्स लगानी पड़ती है। कई बार तो कुछ नहीं लगाना पड़ता भाई। अब मेरे पास जो उस दिन आया, मैं सुबह से पत्री देखी नहीं थी। अब शाम को 8 बजे, नहीं मैम ऐसा मैं बता दीजिए, सुबह तो मैं रहूंगा नहीं, फिर मैं बाहर चला जा रहा हूँ। मैं बोली लाओ भाई देख ही देती हूँ। बस मैंने हम्म। वही वही टेक्निक लगाई। मैंने बोला हम्म। भाई केतु, मैंने देखा अष्टम में गया है, मैंने बोला पनिशमेंट वाला ट्रांसफर है। मैंने बोला, और अगला जो है सोचा, मतलब मैंने इनको बताया तक नहीं था, मेरे को बोला उसने कि मेरा ट्रांसफर नहीं, मतलब मेरा पनिशमेंट ट्रांसफर नहीं हुआ, मैं छोड़ के आया। मैं बोली हाँ। मान ही नहीं सकती, मैं बोली प्राइवेट जॉब है ना आपकी। तो हाँ। बोली हाँ। मैं बोली वहां से आपको निकाल के आपकी कम सैलरी पर आप यहाँ ज्वाइन किए हो। हाँ। मान गया। तो आप ना, केतु के कटवा भी देता है ना, कटवा भी देता है केतु, है ना। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल।
सालवार देखते जाएंगे। ख्याल रहे जिस ग्रह के मुतल्लिका चीजों का हाल देखना है सिर्फ उसी ग्रह को घुमाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप शुक्र बुध शनि सारा घुमाओ, आपको जो प्रॉब्लम है उसी को ही देखो बस। ये टेक्निक सबको समझ में आ गई ना? आ गई मैम, मेरे को तो आ गई। नेहा मैम को भी आ गई होगी। लखबीर जी आपको आ गई? यस। हमारे गोपाल भैया आपको समझ आया क्या? नहीं आया मैम, ये कौन सा ग्रह घुमाना है, मैं बहुत देर से यही दिमाग लगा रहा हूँ। ग्रह आपको क्या देखना है? जैसे मान लीजिए आपको चंद्र से रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम है, शुक्र हाँ के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम है, शनि के रिगार्डिंग हाँ प्रॉब्लम है, किस ग्रह के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम है? मतलब कोई कस्टमर आपके पास आया तो किसी ग्रह की प्रॉब्लम लेकर आया होगा, पहली चीज समझ लो ना। हाँ, आ रही आवाज आ रही, समझ गया। किस ग्रह के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम है, ये चीज समझ में हाँ आई? ये चीज क्लियर हाँ हुई? उसको क्या हाँ करना है, रनिंग ईयर आपका जो है, हाँ। रनिंग ईयर से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है? जैसे छठे घर में कोई ग्रह है तो 6 से भाग देना है, 8वें घर में ग्रह है तो 8 से भाग देना है, वो वाला ग्रह जो प्रॉब्लम वाला है। हाँ, उसको जो है जिस ईयर, रनिंग ईयर से जो प्रॉब्लम वाला ग्रह है उसको रनिंग ईयर से डिवाइड कर देना है। हाँ वो तो आ गई समझ। ठीक है? उसके बाद नीचे देखो कि वो कितना उसका वो बचता है। हाँ, भागफल कितना बचा? हाँ, रिमाइंडर जितना बचेगा उस खाने को पकड़ लो आप, अच्छा। उस ग्रह को उस खाने में बिठा दो हाँ। और वही प्रिडिक्शन कर दो। अच्छा, वो शत्रु का ग्रह है कि खुद का घर है, कौन से भाव का फल देगा, वो चीजें देख लो, वहां से दृष्टियां देख लो। बस 100%। और मैं नहीं बता रही हूँ, बुक में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाई हूँ ये चीज। अब क्लियर हो गया? वो घुमाना बोला ना आपने, घुमाने वाले शब्द से घूम गया था दिमाग। आपको बिठाना बोलते थे, बिठा दो, आपने घुमाना बोला है वो। अच्छा अच्छा। आपने घुमाना बोला, घुमाना मतलब कुंडली को घुमाना, बिठाना कुंडली मतलब को, वहाँ बिठाना। कुंडली को घुमाना नहीं, कुंडली को घुमाना हाँ नहीं। मतलब ग्रह को घुमाना तो बिठाना आपने बोलते ना, तो मैं समझ जाता हूँ शब्द में हुआ, अच्छा, आपने बोला इसे घुमा दो, चलो तो अभी मैंने क्लियर हो गया घुमाना ना? दे रहा है। अभी क्लियर हो गया ना? हाँ बिठाना है ना, मतलब अपने को वो हाँ नंबर आया जो मैं बिठाना है। हाँ, ठीक है ठीक है, अभी क्लियर हो गया। जन्म कुंडली में जो ख्वा इल्म ज्योतिष के मुताबिक बनाकर लगन को खाना नंबर 1 देकर बाकी खाने पूरे किए हों, ख्वा इल्म सामुद्रिक से बनाई हुई मुकम्मल करने के बाद, मतलब अब आगे जो है वो ये काम की नहीं है आपके, क्योंकि आपको महीना कुंडली तक ही जाने की जरूरत है, दिन कुंडली तक जाने की जरूरत है। दिन कुंडली और घंटा कुंडली सप्ताह कुंडली जरूरत ही नहीं होती। महीने का बता दो, बात खत्म। कि आपको इस महीने में दिक्कत आएगी। अब आगे 2220 पेज। वर्षफल का असली असर उसी महीने में होगा जिस खाना नंबर में कि उस साल सूरज बैठा होवे। मैं बार बार यही चीज बोल रही हूँ कि सूरज जिस खाने में बैठता है सारे ग्रहों का असर जो अच्छा या बुरा है उस मंथ में पक्के तौर पे रिजल्ट देता ही देता है, अच्छा या बुरा। वर्ष फल का असली असर उस महीने में होगा जिस खाना नंबर में कि उस साल का सूरज बैठा होवे। मसलन अगर वर्ष फल में सूरज खाना नंबर 7 में हो तो सूरज का मंदा असर यानी राज दरबार में खराबियां वगैरह उस साल के जन्म दिन से 7वें महीने में मिलेंगी। मगर बाकी सब महीनों में सूरज का असर मंदा नहीं गिन सकते। इसी तरह ही बाकी सब कुंडलियों में सालाना, माहवारी, रोजाना वगैरह के असर से देखेंगे। एक साल के अंदर के हालात के लिए ऊपर के हिसाब से लिए हुए वर्षफल की कुंडली के जिस खाने में सूरज बैठा होवे उस खाने को उम्र के महीने के हिसाब से जो है वो मुकम्मल कर लेना है। महीने के शुरू जन्म वक्त से लेंगे, यानी कि महीने की शुरुआत जन्म वक्त, जैसे मान लो कि किसी का बर्थ जो है वो 31 दिसंबर का है
तो 30 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर जिस दिन से उसकी शुरुआत है उसी दिन से पहला दिन लिखा जाता है। 30 पूरा लेंगे। सूरज की तब्दीली चूंकि यकम बैसाख बैसाख से शुरू होती है, इसलिए जन्मदिन दरअसल देसी महीनों के हिसाब से भी दुरुस्त गिना जाएगा। अंग्रेजी तारीख के हिसाब से सूरज के असर में फर्क हो सकता है, हिंदी का ही महीना लेना है। ये बुक में पूरा नीचे दिया हुआ है कि कौन से महीने को कैसे ये बैसाख अप्रैल 10 मतलब तकरीबन 10 अप्रैल से लेकर के जो है वो 12 तक दिया हुआ है। तो आप जैसे अभी जो है वो 10-12, ये पुरानी बुक है ना, तो अब जो है वो 15-16 तक चेंज होता है ना, कभी 14 को, कभी 15 को, कभी 16 को चेंज होता है। तो जैसे चेंज होता है वैसे महीना को चेंज कर लेना है। ठीक है, ये है वर्षफल देखने का। कितनी सारी टेक्निक बता दी वर्षफल देखने की, जैसा जैसा जितना भी मैं देखती हूँ मैंने सब बता दी। अब जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करवा रही हूँ, इसको आप नोट कर लो। ये मतलब मैं तो नोट करके करती थी, तो मुझे शुरुआत में मुझे बहुत इससे फर्क पड़ा, हेल्प भी मिली। अब जैसे मान लो केतु चौथे घर का है, चौथे घर का अगर मान लो कि किसी भी व्यक्ति का अगर चौथे घर में वर्षफल में देखो, तो उसको आप ये सलाह दे सकते हो कि आप अपने मतलब अपने जन्म स्थान पे ट्रांसफर होकर के आप वापस आ सकते हो। चौथे घर में केतु है वर्षफल में, तो आप कह सकते हो कि आपका ट्रांसफर आपके जन्म स्थान पर हो सकता है। केतु अगर दूसरे में है तो कह सकते हो कि प्रमोशन के साथ में आपका ट्रांसफर हो सकता है। 8वें घर में होगा तो पनिशमेंट के हिसाब से ट्रांसफर होगा। शनि चौथे घर में है तो कहते हैं कि इश्यूज जो है वो हेल्थ इश्यूज मैम आएंगे। केतु वर्षफल में चौथे में है तो आप कह सकते हो कि उनका ट्रांसफर होगा अगर, तो जन्म स्थान में ट्रांसफर हो सकता है। केतु अगर लगन में है तो कहेंगे कि उनका ट्रांसफर लगेगा, हो गया हो गया हो गया हो गया, सामान बांध लेंगे, चीजें हो भी जाएंगी, लेकिन उनका फिर वापस हो जाएगा, वो वहां से जा नहीं पाएंगे। लगन में केतु कहा जाता है कि लगन में केतु है तो उस बंदे का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। मतलब ना वो कि तो हम अपनी पढ़ी लिखी प्यारी और जुगाड़ू बहू को बोलते हैं आई लव माय बहू। तो हम अपनी पढ़ी लिखी प्यारी जुगाड़ू बहू को बोलते हैं आई लव माय बहू। कहाँ से आवाज आ रही है? बात बताइए यार, शिवरात्रि की भांग की है ना, ये कहाँ से आवाज आ रही है? आइए हमारे पास, आइए आइए आइए। नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। केतु लग्न में है तो ट्रांसफर नहीं होता, सामान बांध कर लिए रखा जाता है और काम नहीं आता ठीक है है। ना। हाँ, तो केतु 8वें में है तो पनिशमेंट के साथ, पनिशमेंट के तौर पे ट्रांसफर हो जाता है। अरे पनिशमेंट किसी की टीवी मतलब चल रही है ना, टीवी चल रही है तो थोड़ा सा वो कर दो। ठीक है। शनि छठे घर में है तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट के पनिशमेंट रिगार्डिंग के साथ पॉइंट आएंगे, पनिश कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ सकती है। सजा के तौर पर। हम्म। मैम ये नोट करना है जो जो अभी ये लिखवा रहे हो? नोट कर लो तो फायदेमंद ही है, क्या दिक्कत है। शनि 6 में है तो कहीं ना कहीं कोर्ट के रिगार्डिंग जो है वो दिक्कत आ सकती है, मतलब आदमी को कोर्ट जाना पड़ सकता है। शनि 5 में हो तो कहते हैं मैम आप बच्चों। इसको प्लैनेट वाइज लिखवा रहे हो, हर एक प्लैनेट का सारे हाउसेस में? मैं नेक्स्ट अभी मैं कुछ मेरे पास नोट पड़े हुए थे, मैं उसको लिखवा दे रही हूँ, कुछ चीजें मैं और भी लिखवा दूंगी। नेक्स्ट एक क्लास और लूंगी जिसमें मैं प्लेनेट वाइज जो है मेरे पास बहुत सारा है, तो मैं उसको लिखवा दूंगी पूरा। शनि 5 में है तो कहते हैं बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है।
प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। 5वें में हो शनि तो चालान कटता है, पक्की बात है, मजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ सकता है। 5 का शनि है तो वर्षफल में कहते हैं ना कि 5 में शनि आए तो ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती अपना चालान कटवा लेना पड़ चाहिए 50-10 रुपए में, तो नहीं तो गाड़ी जो है वो टो करके चली जाती है कई बार। मतलब 5 का शनि है तो चालान कटेगा ही कटेगा। यदि मान लीजिए कि सूर्य 5 में है ना, सूर्य 5 में है तो बच्चों से आपको फायदा मिल सकता है। सूर्य का अपना घर है ना, ऐसा नहीं है कि नुकसान ही होता, फायदा भी तो होता है ना। सूर्य 5 में है तो बच्चों के रिगार्डिंग आपको उस साल जो है फायदा मिल सकता है, बच्चों के लिए आपको कोई खुशी मिल सकती है। सूर्य 7 में हो तो लाइफ में जो है वो मैरिड लाइफ से डिस्टरबेंस आती है। सूर्य 7 में शुक्र को जलाता है ना। बृहस्पति सूर्य 6, 7, 10 में है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देते। 6, 8, 12 में अधिकतर ग्रह जो है वो खराब ही देते हैं। मैम बृहस्पति 6, 8, 12 में है तो फिर मंदिर नहीं जाना होता क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 6, 8, 12 में मंदिर, 8वें घर में हो तो बोलते हैं 8 हल्दी की गांठ, 800 ग्राम चने की दाल, उसको मंदिर में पहुंचाना होता है। छठे में गुरु होता है तो भी मंदिर में देना होता है। और 2 और 12 तो मिले ही मिला है, 12 फल में में या कुंडली में? वर्षफल में अगर आए तो? नेट नेट गड़बड़ हो गया था, 2 मिनट का सुन ही नहीं पाया आपका, 2-3 मिनट का क्या नोट चीज? वाला। केतु का 8वें नंबर तक का वो ये कोर्ट वाला क्या लिखा था आपने, केतु का कोर्ट का कौन से नंबर का था? कोर्ट का शनि का है भैया, वो तो शनि 5th हाउस में है। तो कहते हैं कि ऐसे बंदे को चालान कटवा लेना चाहिए, नहीं तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है। शनि 6ठे घर में हो तो बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में जाना पड़ सकता है। 8वें घर का शनि हो 6ठे घर में आता है तो कहा जाता है कि उस साल उसकी जीत, अगर कोर्ट में केस चल रहा होता है तो केस उसके फेवर में हो जाता है। ये वर्षफल में। सूर्य अगर 5th हाउस में आ जाता है तो बच्चों के रिगार्डिंग कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है, बच्चों से सुख मिलता है। सूर्य 7 में जाएगा तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। सूर्य 5 में है तो बच्चों के लिए अच्छी खबर। हम्म। जिसका सूर्य राहु 10 में होता है, लगन में भी हो, तो कहते हैं उसके टॉयलेट का जो दरवाजा है ना, वो कभी कभी वो बंद नहीं होता है। क्यों? सूर्य सूर्य बुध 10 में। सूर्य बुध नहीं, सूर्य राहु। सूर्य राहु राहु 10 में 10। भी होता है ना, तभी टॉयलेट का दरवाजा ना ऐसे लोग खुला, मतलब खुल जाता है। क्योंकि जो सूर्य होता है, 10वां घर क्या है, खड़ी दोपहर का टाइम। तो जो छिपी हुई जगह होती है वहां सूर्य अपनी एंट्री चाहता है, तो इसलिए वहां के दरवाजे को बंद नहीं रखने देता है। इसीलिए वहां के जिसका सूर्य राहु होता है ना 10 में, अधिकतर करके उनके बाथरूम का दरवाजा जो है वो खुला ही रहता है। या तो टूट जाएगा या तो खराब हो जाएगा, ये मतलब उसको ठीक करवाते रहना चाहिए। अगर ठीक है तो लाइफ सेट है। ये उपाय का एक तरीका है, मैंने तो सोचा कि इसको भी नोट करके बता दूंगी कि अगर हाउस में
उस ग्रह से रिलेटेड सामान उस दिशा में रखी हुई है। यानी कि अगर कोई हाउस है उसमें कोई मंदा ग्रह है, जैसे मान लीजिए कि थर्ड हाउस ही ले लीजिए, या फिर फिफ्थ हाउस ही ले लीजिए, उस हाउस की वॉल पे या उस हाउस की जगह पे उसके शत्रु ग्रह का सामान रखा हुआ। समझ रहे मेरी बात को? कि अगर किसी हाउस में, जैसे हाउस की जो दिशा है, जैसे फर्स्ट हाउस है तो ईस्ट है, सेकंड है तो नॉर्थ वेस्ट है, थर्ड है तो साउथ है, फोर्थ है तो नॉर्थ ईस्ट है, फिफ्थ है तो ईस्ट वॉल है, ऐसे अगर उस हाउस की वॉल या उस एरिया में उसके शत्रु ग्रह का सामान रखा हुआ है तो आप उसको हटवा दो। ये भी एक उपाय का बहुत बढ़िया तरीका है। मतलब उपचार इस तरीके से भी होता है। मैम जिस शत्रु ग्रह का रखा हुआ है तो क्या करना है फिर? उसको हटा दीजिए, उसकी उसकी जो हटा दो। उसकी जो जगह है वहां रखवा दो। इससे बहुत फर्क पड़ता है। अब जैसे मान लो ये फोर्थ बोलो फोन। फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ ही ले लो। अब नॉर्थ आवाज नहीं आ रही मैम बिल्कुल भी? आपकी हाँ, पूरा खुला रख रखा फोन। मेरी आवाज नहीं जा रही है? आवाज ही नहीं आ रही। मैं तो एकदम सही बोल रही हूँ, मेरी तो ऑडियो काम कर रही है। आपके ऑडियो का कुछ म्यूट व्यूट होगा। मेरा तो ठीक है भैया। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? जी दी आ रही है। भैया वीडियो में उसमें सुन लीजिएगा। और भैया अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, तभी तो आपको वीडियोस मिलेंगे। उस जैसे मान लो कि ईस्ट की साइड है ना, ईस्ट की साइड है, नॉर्थ की साइड है, वहां पे अगर आप चंद्र की चीजें रख दोगे, वहां पे आप क्या कहते हैं, और जैसे मान लो कि नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में जो है उसके शत्रु ग्रह का सामान रख दोगे, या उस वॉल पर ही आपने अगर उसके एंटी प्लैनेट के कलर करवा दिए, यानी नॉर्थ साइड में आपने अगर आपने येलो कलर करवा दिया, रेड कलर करवा दिया, तो ये मान के चलो कि अगर आप व्यापार करते हो तो आपकी शॉप पर लोग आएंगे और सामान देख के वापस चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं खरीदेगा। आपके व्यापार के लिए या नौकरी के लिए साउथ ईस्ट आपका जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। वहां पे मंगल की जगह है साउथ ईस्ट, है ना, 12वां घर है वो। तो वहां पे अगर आपने बुध की चीजें रख दी, ग्रीनरी रख दी, या फिर राहु की चीजें रख दी, तो दिक्कत करेगा। लोग कहते हैं ना कि बहुत बार ऐसे लोगों ने बोला कि हमारे जो छत पे जो है वो हमने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे पेड़ पौधे लगा के रखते हैं, उनके घर में तो बहुत बरकत होती है। भाई उनका 12वां घर ऐसा है कि जो बुध राहु से दूर है, उन्हें नहीं कोई समस्या है। वो बुध क्यों दिक्कत करता है 12वें घर में? क्योंकि 12वें घर में बुध जो है राहु से जाके कनेक्ट हो जाता है, और बुध जो है वो गुरु का सबसे बड़ा शत्रु है। तो 12वें घर में जाएगा तो दिमाग पे असर करेगा, नींद पे असर करेगा, ये ये दिक्कत करेगा। और जिसका नहीं है उसको दिक्कत नहीं होती है। तो हर चीज को देखना पड़ता है ना कि किसको समस्या है किसको नहीं है, किस। और कई बार ऐसा होता है बुध राहु केतु ही तो है जो चीजों को बढ़ा देते हैं, अच्छा कर देते हैं, बुरा कर देते हैं। बुरा करेंगे तो सारे ग्रह मिल करके एक साथ बुरा कर देंगे, अच्छा करेंगे तो एक साथ अच्छा। क्योंकि बुध तो कुछ है नहीं, वो तो बिन पैंदी का लोटा है, वो तो जिस ग्रह के साथ में मिलता है वो ही बन जाता है। ये समस्या है। तो उसको चेक करना है कि दिशा भी चेक करनी है, चीजें भी चेक करनी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, तब चीजों को खोज के आप तुरंत पकड़ पाओगे।
कुछ चीजें और लिखवाती हूँ। जैसे 10:15 बज रहे हैं, 15 मिनट में मैं कुछ चीजें बोल दूंगी, ये चीजें लिखना। मैंने नोट करके रखा, ये थोड़े काम की चीजें हैं। जैसे मान लो कि ये वर्षफल के रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपके फोटो भी काम भेज आए। देना, फोटो भी हैं? भेज देना। बहुत सारी चीजें रुक गई लिखने से, वो आधी आधी लिखाती, एक एक लाइन तो वो गड़बड़ा जाता, अभी पूरी नहीं लिखा पाती। अभी बीच में कनेक्शन कट गया था, मैं बोल रहा था आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तो एक पेज पूरा ही नहीं लिखा, खाली दो तीन चीजें ही लिखाई है बस। कोई बात नहीं, वीडियो तो मैं दूंगी भैया, आप अपनी ईमेल आईडी भेज देना तो वीडियोस भेज दूंगी ना। ईमेल आईडी भेजेंगे अभी तभी तो आपके बाकी पास तो सबको लिखा है, वो दो चार फोटो खींच के भेज देना, तो वो काम आ जाएगा, मतलब नोट करने में। मैं जैसे लिखी हूँ आप पढ़ नहीं पढ़ पाएंगे। लेंगे, थोड़ा बहुत तो आ तो जाएगा समझ शॉर्टकट में। में लिखी हूँ, मैं तो शॉर्टकट में लिखी हूँ। अरे कुछ तो आएगा समझ में, भेजना जैसे भी चलो वीडियो में ठीक उस है, पर। मैं आपको भेज दूंगी। चल, केतु पहले बृहस्पति बाद में, तो तो मैं बृहस्पति। लिख रही हूँ, मैं भेज दूंगी। हाँ, जो ये लिख तो रहा है वो भेज। मैम आप डिक्टेट कर दो। हाँ ठीक है, क्योंकि अभी टाइम हो जाएगा, मैम को, हमारी कविता मैम सोने चली जाएंगी। केतु पहले बृहस्पति बाद में तो बृहस्पति मंदा, गुरु पहले केतु बाद में तो चंद्र मंदा। इसका मैं एग्जाम्पल के साथ में जब क्लासेस करवाऊंगी ना, क्लासेस हम करवाऊंगी, जब बेसिक करवाऊंगी तो मैं इसका एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी कि कैसे केतु मंदा होता है, कैसे गुरु मंदा होता है, और कैसे चंद्र मंदा होता है। आप दे बुध देते ना चंद्र एग्जाम। एक साथ में, बुध चंद्र एक साथ में तो शनि अमूमन कहते हैं कि मंदा ही होता है, कभी राहु भी और कभी केतु भी। बुध चंद्र एक साथ है तो शनि अमूमन मंदा ही होगा। सूर्य और मंगल एक साथ हैं तो चंद्र मंदा हो जाता है। सूर्य और मंगल एक साथ में है तो चंद्र मंदा हो जाता है। सूर्य शुक्र एक साथ में है तो सूर्य जो है शुक्र को जलाता है, तो कहते हैं राहु मंदा। जातक की सिफत अच्छी हो जाती है, सूर्य मंगल है तो, सूर्य शुक्र है तो जातक खुद अच्छा हो जाएगा, मगर उसकी पत्नी को दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। शुक्र पहले घरों में, बुध बाद के घरों में तो राहु मंदा हो जाता है। शुक्र पहले घरों में, बुध बाद के घरों में तो राहु मंदा हो जाता है। बुध नेक होकर के पहले घरों में हो, शुक्र बाद के घरों में, तो कहते हैं अमूमन केतु अच्छा ही होता है। नोट तो करने दो मैम, आप बहुत जल्दी बोल रहे हैं नोट। चलो इतनी चलो, जल्दी लिखा ही नहीं पाएगा, आपने सब बोल दिया, लिख ही नहीं पाएंगे, आधा लिखा जाएगा तो फिर तो वीडियो देख गड़बड़ के हो लिखना जाएगा। पड़ेगा ना, तो टाइम नहीं है तो मैं बोल दूंगी तो आप वीडियोस देख करके नोट कर लेना। ऐसे लिखवाते रहूंगी तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा और आपको चीजें कम मिलेंगी। शुक्र पहले घरों में आप ऐसे लिख लेना, शुक्र पहले ये बाद में अमूमन मंदा, ये पहले ये बाद में अमूमन मैम अच्छा, पहले ऐसे घरों में मतलब कितने से कितना तक एक से पहले घर छह गिने जाते हैं? 1 से 6, एक से 7 से 12, ऐसा भी है। ठीक है मैम। और कई बार ऐसा होता है कि पहले का मतलब होता है कि पहले नंबर पे बाद के नंबर पे, ये भी होता है। अब जैसे दृष्टि मैम भी अगर जैसे आप जैसे दो ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हैं तो उसमें पहला वाला ग्रह भी हो सकता है ना इस केस में? हाँ, इसीलिए इसीलिए तब वो हम्म रूल नहीं लगेगा। अगर हम्म, दो ग्रह इकट्ठे, जैसे मान लो कि सूर्य शुक्र साथ में बैठे हैं तो ये रूल लगेगा, लेकिन सूर्य शुक्र को देख रहा है तो भी ये रूल लगेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये लिखा ना, केतु पहले बृहस्पति बाद में, अब केतु और बृहस्पति आगे पीछे बैठे हुए हैं तो नहीं लगेगा ना ये रूल। केतु बृहस्पति एक साथ बैठे हैं तो भी ये रूल नहीं लगेगा, क्योंकि पहले और बाद के रूल जब पहले और बाद में बैठते हैं वो रूल तभी लागू होते हैं। समझ समझ गए कि केतु पहले बृहस्पति बाद में, बृहस्पति मंदा, यानी कि केतु 1 से 6 में और बृहस्पति जो है 7 से 12 में, या फिर केतु जो है 3 में बैठा, बृहस्पति जो है वो सामने की दृष्टि में बैठा है, वो भी पकड़ेंगे इसको। गुरु पहले हम्म। केतु बाद में चंद्र मंदा, बुध चंद्र एक साथ में शनि अमूमन मंदा ही होगा।
सूर्य मंगल एक साथ में बैठा तो चंद्र मंदा ही होगा। सूर्य शुक्र एक साथ में तो राहु मंदा ही होगा। शुक्र पहले घरों में, बुध बाद के घरों में, तो राहु अमूमन मंदा ही होगा। बुध नेक होकर पहले घरों में, शुक्र बाद के घरों में, तो केतु जो है वो अच्छा हो जाता है। केतु फिर अच्छा हो जाता है। सूर्य बुध मिल जाए, सूर्य बुध साथ में ही रहते हैं, सूर्य बुध अगर मिले हुए हैं तो तीसरे घर में राहु कितना भी बुरा हो वो बुरा नहीं होता है। वैसे ये रूल कभी लगता है कभी नहीं भी लगता है, मगर पता होना चाहिए बस ये। शुक्र खाना एक में बैठ जाए, खाना नंबर एक में बैठ जाए तो राहु मंदा वर्षफल में हो जाता है। मंगल और शनि अगर अच्छे घरों में मिल जाता है तो मंगल और शनि जो है, राहु उसका अच्छा हो जाता है। मंगल शनि अच्छे घरों में होगा तो राहु जो है वो अच्छा हो जाता है। कहते हैं सूर्य अगर 12 में हो, सूर्य खाना नंबर 12 में हो और व्यक्ति मिस्त्री का काम करने लग जाए, जैसे कहते हैं ना फैक्ट्री वगैरह लगवा ले, फैक्ट्री में काम करने लग जाए, मैकेनिक का काम करने लग जाए, मशीनें चलाने लग जाए, तो राहु यहाँ पे उसको बिगाड़ देता है। सूर्य 12 में है, अमूमन अच्छा ही होता है, लेकिन अगर वो राहु और शनि के काम करने लग जाए, नहीं शनि नहीं, राहु का काम, बिजली का काम, तो दिक्कत आ जाती है। सूर्य 5 में और बृहस्पति 10 में, सूर्य 5 में और बृहस्पति 10 में, तो कहते हैं पत्नी पर प्रॉब्लम, मगर कब, जब मंदिर पश्चिम में बुजुर्गों का मतलब मंदिर को जो है पश्चिम में बना दे, या बुजुर्गों को पश्चिम की तरफ रख दे, क्योंकि गुरु स्थापित हो जाता है ना, गुरु अपने पूर्वज है। जिसकी पत्री में सूर्य 5 में गुरु 10 में है, ऐसे लोगों को अपने मंदिर को पश्चिम साइड में नहीं बनाना चाहिए। दूसरी चीज, अपने बुजुर्गों को पश्चिमी दीवार की तरफ जगह नहीं देनी चाहिए, नहीं तो गुरु खराब हो जाता है, दिक्कत आ जाती है, आपके बुजुर्ग जो है वो बीमार हो जाते हैं। केतु खाना नंबर 1 में आ जाए, 11 में आ जाए, और केतु का सामान घर में ले आए, चारपाई, बेड, कुत्ता पाल लें, अचार का व्यापार शुरू कर दें, तो कहते हैं कि दिमागी टेंशन कर देगा, दिमाग में टेंशन दे देता है। इसको एक बार और बोलना मैम। केतु 1 केतु और 11। हाँ आ जाए और केतु का सामान घर में ले आए, जैसे नया बेड खरीद के ला लें, कुत्ता पाल लें, और क्या कहते हैं अचार का बिजनेस ही शुरू कर दें, तो दिक्कत आ जाती है, दिमागी टेंशन बढ़ जाती है। जिसका भी बृहस्पति चंद्र एक में मतलब साथ में है, कहते हैं कि यहाँ पे जब भी बृहस्पति चंद्र किसी की भी पत्री में होता है, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि उनको अपनी बेटियों की कमाई नहीं खानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे अरे हमारी बेटी तो अब कमाने लग पड़ी है, घर में हेल्प दे सकती है, हेल्प कर सकती है, जैसे जैसे भाई वो अपने घर में हेल्प करना शुरू करेगी, घर की स्थिति और बिगड़ती ही जाएगी। तो किसी के बेटी हो तो मैम अकेली। क्या कर सकते हैं, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, हाँ नहीं मतलब आते हैं ना प्रश्न कि हमारे तो एक ही बेटी है तो फिर। नहीं खाना है तो नहीं खाना है, तो खा के देखो फिर, नहीं किया तो हाँ करके नहीं। देख। अगर अगर जिस चीज की मनाही है तो आप खुद करो ना भाई। हाँ वो तो। अगर हम कहते हैं कि हमको शुगर है और हम पूछें कि भाई हम तो बिना मीठे के रह ही नहीं सकते हैं, तो खाओ मीठा, तो फिर झेलो, फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते।
ऐसी सिचुएशन में उनको एक उपाय दे दो कि चांदी का बर्तन अपने घर के कोने में दबा दें। अब तो चांदी तो एकदम वो हीरे बराबर हो। चांदी की थाली अपने घर में रखें, अच्छा असर देती है। जिसका बृहस्पति चंद्र साथ में होता है, कहते हैं ऐसे लोगों को थाली रखनी चाहिए। 25,000 की थाली खरीद के लेके आए। ऐसे लोगों को चांदी की, मतलब इतनी छोटी सी थाली, ऐसे जो किनारे उसकी बारियां निकली रहती है ना, जैसे गोल गोल ऐसे उठी रहती है थाली के शेप में, उतनी बड़ी थाली अपने घर में रख ले। पर बेटी की कमाई नहीं खानी चाहिए। उठे हुए उठे हुए किनारे वाली। हाँ। ठीक है मैम, हो गया टाइम, क्योंकि बहुत सारा हो गया, ये दिमाग के ऊपर से निकल जाता है फिर। ठीक है। हाँ, अब कल लिखा देना, क्योंकि बहुत सारा लिख लिया, उनको भी टेली करेंगे। मैं आज भेज दूंगा आपको आईडी। आप अपनी आईडी देना, तो आपको फिर वीडियो सेंड करूंगी ना। सारे लोगों को वीडियोस मिल गए, आपको नहीं मिला भैया। आज मैं सोच रही थी आपको कॉल करूं, पर टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए कॉल नहीं कर पाई। चलो मैं करता हूँ। अच्छा हाँ। मैम, ये पूछ रहा था कि एक प्लाट बिकवाना है एक का, तो क्या उपाय कराना चाहिए वो? प्लॉट बिकाने के लिए बता हाँ बता देती हूँ। हाँ। ठीक है। ठीक। चलो, अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं भैया। आप अपना वो दे दो, हाँ क्या। मैं भेज दूंगा। ठीक है। हाँ। राम राम। राम मैम राम। ये रिपीट करेंगे रेमेडी फॉर क्लॉट। प्लॉट के लिए ना रत्तकें गिरा दो। रक्त के क्या होता है मैम? रत्तियां आती है ना, वो पीली पीली रत्तियां, लाल रत्तियां। और दूसरा जो है, वहां पे मोरंग गिरा दो, शहद गिरा दो, उससे बिक जाता है। एक उपाय होता है, पान के पत्ते पे शक्कर रख के उत्तर की दिशा में जमीन पे रख दो, तो भी बिक जाती है। सब उपाय करवाए हुए हैं। ठीक है। चलो, नमस्कार। नमस्कार।